हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है। कैसा लग रहा है आप लोगों को? कमेंट तो आप लोग करते हैं नहीं, है ना? बस देख के और बस हो गया। अरे तो भाई मैम से थोड़ा सा अगर बता दो कि कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, दोनों ही। मैंने तो कहा ही नहीं कि बुरा लग रहा है तो नहीं कहना है, वो भी कह सकते हो, पर कम से कम कुछ तो कमेंट करो। मुझे लगे तो सही कि हाँ, जो बच्चा देख रहा है वो फीडबैक दे रहा है। तो मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ, पर ये नहीं कि हाँ हम कुछ कमेंट कर दें। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी आप देख रहे हैं, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, जो भी है प्लीज कमेंट करके बताइए, ठीक है ना? और तो जरा सब्सक्राइब कर लीजिए। सिर्फ देख लेते हैं तो उससे भी क्या मतलब, जरा मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा कि सब्सक्राइब कर लिया है आप लोगों ने, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, ठीक है ना? चलो अब अपन पढ़ लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था, वो क्या था हमारा? एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना? तो हमने अभी तक काफी कुछ पढ़ लिया है स्टीरियोकेमिस्ट्री में, और बहुत कुछ अच्छा पढ़ा है हमने, जो कि आप लोगों को आ गया होगा। अगर आप लोगों का कोई लेक्चर मिस हो गया है बीच में, तो प्लीज आप लोग उसको जरूर देखिए। बीच में कोई भी लेक्चर, कोई भी वीडियो आपको छोड़ना नहीं है, कंटिन्यूटी में देखना है, तभी आपको मजा आएगा। वो इसी सीक्वेंस में मैंने बनाए हैं या आप लोगों को पढ़ाया है कि आप लोग को अच्छे से पूरी स्टीरियोकेमिस्ट्री समझ में आए। तो बिल्कुल बीच में कोई वीडियो स्किप नहीं करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है कि थोड़ा सा मतलब निकाल के देख लिया, ऐसे समझ में नहीं आएगी केमिस्ट्री। पूरा तसल्ली से पढ़ने के हिसाब से बैठो, कॉपी लेके बैठो, जो पढ़ाया जा रहा है उसको नोट करो, तभी मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है? तो आप लोग जो भी पढ़ते हैं अच्छे से पूरे मन से पढ़िए, खुशी के साथ में पढ़िए, और जब हम जो पढ़ रहे हैं उसको 100% अपना एफर्ट डाल के पढ़िए, ठीक है ना? ऐसे नहीं है बस देख लिया। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में कहा है ये वाली बात, और मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि आप लोगों को जो भी काम करना है उस टाइम पर, तो वो काम पूरी 100% अपनी एफिशिएंसी के साथ में करिए, ठीक है ना? मतलब अगर आप अभी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दीजिए। अगर अभी आपके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट है तो वो काम खत्म करके आइए, ठीक है? लेकिन पढ़ते टाइम सिर्फ पढ़ना। अब जब पढ़ना है तो फिर लिखना भी है साथ में, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, लेटे लेटे नहीं देखना है। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो प्रॉपर तरीके से बैठिए, अपना कॉपी नोटबुक लीजिए, साथ में लिखिए साथ में, तभी आपको मजा आएगा पढ़ने में। और स्टीरियोकेमिस्ट्री तो खास तौर पे आप लोग इस तरीके से देख के नहीं, मतलब अच्छे से इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर सकते। जिसने पहले से पढ़ रखी है, रिवाइज कर रहा है तो एक अलग बात है, लेकिन जब कोई फ्रेश एकदम पढ़ रहा है तो प्लीज अच्छे से पढ़िए, उसको लिख कर पढ़िए, ताकि आप जब उसको रिवाइज करें तो आपको चीजें याद रह सके, ठीक है ना? चलो बच्चों आगे पढ़ लेते हैं अपन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और कार्बनिक यौगिकों का क्या है? प्रदर्शन है कि हमने अभी तक जो भी कंपाउंड पढ़े हैं, जैसे हमने क्या क्या पढ़ा है, एनेंटियोमर्स पढ़े हैं, डायस्टेरियोमर्स पढ़े हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ लिया है। तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को कई अलग अलग तरीके से कई बार मॉलिक्यूल्स को बना के दिखाया था 3D, क्योंकि अब हमारे पास है तो बोर्ड 2D, तो इस 2D के अंदर हम 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को किस तरीके से बना सकते हैं, वही हम आज सीखने वाले हैं, ठीक है ना? तो 3 डायमेंशनल तो माइंड में चलेगा, मैं आपको उसको थोड़ा इमेजिन करने की बताऊंगी किस तरीके से उसको इमेजिन करना है, और यहाँ पे बोर्ड पे हम उस 3D मॉलिक्यूल को किस तरीके से लिख सकते हैं, किस तरीके से बना सकते हैं, वही हम सीखने वाले हैं। तो बहुत सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है, छोटा सा टॉपिक है आज, इसको पूरे इंटरेस्ट के साथ में पढ़ो, ठीक है? देखिए 4 टाइप का रिप्रेजेंटेशन होता है। एक तो होता है वेज डैश, एक रिप्रेजेंटेशन होता है वेज डैश, ठीक है? और क्या होता है? सेकंड फिशर प्रोजेक्शन। अब कृपया करके हिंदी मीडियम वाले बच्चे इस उलझन में नहीं उलझ जाना कि अरे मैम सारा इंग्लिश में लिख दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, जो व्हाट्सएप के अंदर लिखते हो ना लैंग्वेज, वही वाली लैंग्वेज है, कि मतलब हिंदी में लिख रहे हो लेकिन वो इंग्लिश में लिखा है, ठीक है ना? ऐसा तो नहीं है कि पूरा मात्रा और वो शब्दों वाला लिखते हो, ऐसे नहीं लिखते ना, वो एक चलता है। तो उसी तरीके से है, वेज डैश को हिंदी में भी इसे लिखा जाएगा, फिशर प्रोजेक्शन, न्यूमान्स, सॉहर्स, ठीक है? तो आपको इसको इसी तरीके से लिख सकते हो। अब हम 1 बाय 1 करके एक एक को अच्छे से समझते हुए कि किस तरीके से इसको हमें 2D में बनाना है, और इससे रिलेवेंट जो भी कुछ 1-2 पॉइंट्स होंगे तो वो भी हम लिखते जाएंगे साथ साथ, ठीक है? देखिए सबसे पहले है वेज डैश। वेज डैश, वेज मतलब सॉलिड लाइन है, और डैश मतलब डॉट डैश डैश लाइन्स हैं, ठीक है ना? तो आपको सबसे पहले तो ये बात पता होना चाहिए, इस तरीके से जो होता है उसको तो हम कहते हैं वेज, और अगर इस तरीके से होता है तो इसको हम कहते हैं डैश। सबसे पहले तो ये जो नाम है, इस नाम के लिए ये हो गया वेज डैश,
ठीक है। वेज लाइन जो होती है, वेज लाइन क्या बताती है कि ये आप लोगों की तरफ है, ठीक है। जो भी अगर कोई ग्रुप वेज के थ्रू बताया जा रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो आप लोगों की तरफ है, या हम कहें ये जो प्लेन है इसके ऊपर की तरफ है, या हम कह सकते हैं अबव द प्लेन है, ठीक है ना। और ये जो डैश है ये जो भी कोई देखने वाला है उससे दूर है, या हम कह सकते हैं डैश को कि अवे फ्रॉम द व्यूअर है या बिलो द प्लेन है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक कंपाउंड लिखा है, ये जो लाइंस है इस तरीके से, ये किस चीज को शो करती है कि ये प्लेन पर है, ऑन द प्लेन ऑफ पेपर कह सकते हैं या ऑन द प्लेन कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, ऑन द प्लेन, ठीक है। ये हमारा प्लेन है, इसके ऊपर तो क्या हो गया हमारा, इस तरीके से ये दोनों ग्रुप्स हो गए, ठीक है। आ रही बात समझ में, ये तो प्लेन पर ही हो गए। अब इसके अलावा एक आपकी तरफ होगा और एक आपसे दूर होगा, इस तरीके से ये क्या होगा, आप लोगों की तरफ होगा और एक आप लोगों से दूर होगा। टेट्राहेड्रल कार्बन को इसी तरीके से तो दिखाते हैं, 4 वैलेंसी 4 ग्रुप्स लगे हुए हैं, 4 एटम या ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो ये जो टेट्राहेड्रल कार्बन है हमारा, इस पे ये दोनों जो ग्रुप्स हैं ये तो लगे हुए हैं प्लेन के अंदर। आप लोग एक तरीके से और समझ सकते हैं, देखिए मैंने थोड़ा सा कुछ आप लोगों के लिए जुगाड़ किया है। ये देखिए इसमें ये वाला जो है ये और ये दोनों कैसे हैं, और थोड़ा अच्छे से दिख रहा है आप लोगों को, ये देखिए ये जो है इसमें क्या है, ये वाला जो ये ग्रीन येलो थोड़ा आपको दिख रहा होगा, और ये वाला जो पर्पल दिख रहा है ये कैसा है, प्लेन में है, ठीक है ना। अब अगर ये प्लेन है, ये वाला प्लेन है, तो फिर ये जो है जो भी कोई एटम या ग्रुप लगा हुआ है ये कहाँ है, आप लोगों की तरफ है। जो आप लोगों की तरफ होता है, या हम कहें इस प्लेन के ऊपर की तरफ है, तो अबव द जो प्लेन है, अबव द प्लेन वाले को हम किससे बताते हैं, वेज से बताते हैं। और जो बिलो द प्लेन है या प्लेन के पीछे की तरफ है, या हम कह सकते हैं ये आप लोगों से दूर की जा रहा है ना, तो इसको हम किससे शो करते हैं, डैश से शो करते हैं। तो अच्छे से आप लोगों को नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए मॉलिक्यूल इस तरीके से है, ये और ये CHO यहाँ लगा हुआ है, CH2OH यहाँ लगा हुआ है, यहाँ OH लगा हुआ है, यहाँ पे H लगा हुआ है। तो OH जो है ये आप लोगों की तरफ है, H जो है पीछे की तरफ है। जो आप लोगों की तरफ है उसी को क्या कहते हैं, वेज, और जो आप लोगों से दूर है उसको क्या कहते हैं, डैश। तो अब आप लोग इसको इस तरीके से देखें, चाहे इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा के देखें, चाहे आप लोग इसको इस तरीके से देखें, मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ भी हो सकता है। 3D के अंदर घूम रहा है मॉलिक्यूल, कैसे भी देख सकते हैं हम इसको, ठीक है। अभी जो मैंने दिखाया है वो ऐसा दिखाया है, 3D के अंदर आप जैसा चाहे वैसा इसको देख सकते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है ना। तो ये जो मैंने रिप्रेजेंटेशन बताया है, ये वाला क्या होता है, ये तो प्लेन में होता है, ये आप लोगों की तरफ होता है, वेज से दिखाते हैं, ये आपसे दूर होता है जिसको डैश से दिखाते हैं। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे ये तो ऑन द प्लेन हो गया, ये क्या है, वेज। तो वेज जो होता है ये क्या होता है, अबव द प्लेन, अबव द प्लेन, या हम क्या कह सकते हैं, प्लेन के तर्ज के ऊपर, ठीक है ना। या हम कह सकते हैं, एक और शब्द यूज कर सकते हैं, टूवर्ड्स द व्यूअर, ठीक है। इसके लिए क्या यूज किया जाता है, और देखने वाले की तरफ। ये क्या है, डैश। डैश क्यों क्या कहते हैं, बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। और क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, अवे फ्रॉम द व्यूअर, मतलब देखने वाले से दूर, अवे फ्रॉम द व्यूअर, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका डैश, ये हो गया आपका वेज, ये हो गया प्लेन में। तो वेज डैश रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसके अंदर जो टेट्राहेड्रल कार्बन है उसका 3 डायमेंशनल हम स्ट्रक्चर इसको समझा सकते हैं। कैसे कि एक तो प्लेन में हो गए, एक आपकी तरफ हो गया, एक आपसे दूर हो गया, ठीक है ना। इसको देखो मैंने लिखा है 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है ये मॉलिक्यूल का। 3 डायमेंशनल ही तो है, ये देखिए 3 डायमेंशनल को ही तो हम लोगों ने इस तरीके से बनाया है आपके सामने, है ना। तो ये हो गया 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। दिस प्रोजेक्शन इज यूज्ड फॉर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इन विच 2 एटम्स या ग्रुप कैसे होते हैं, प्लेन में होते हैं, एंड अदर 2 आर इन अबव एंड बिलो द प्लेन, ठीक है। जो मैंने समझाया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो वेज डैश आ गया समझ में। नेक्स्ट देखिए फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला सेकंड क्या है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये 2D रिप्रेजेंटेशन है,
जो हमने वेज डैश पढ़ा था वो कैसा था, 3D रिप्रेजेंटेशन था, और ये कैसा है, 2D रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है ना, मतलब जो भी हम बनाएंगे वो प्लेन में ही बनाएंगे। ठीक है, देखो वहां पे भी हमने प्लेन में बनाया था, पर वो 3D रिप्रेजेंटेशन था, जिसके अंदर हम ये बताना चाह रहे थे कि जो वेज है वो हमारी तरफ है, डैश है जो हमसे दूर है, ये हम बताना चाह रहे थे, जो कि हमने रिप्रेजेंट भी करे थे वेज डैश से। लेकिन यहाँ पर हम दोनों सॉलिड लाइन से ही दिखाते हैं। रिप्रेजेंटेशन बाय क्रॉस लाइन, ये सारी की सारी कहानी पढ़े ना, ये लैंग्वेज, उससे पहले समझ लेते हैं। ये देखिए, ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ। जो फिशर होता है वो ऐसा दिखता है, ठीक है, दिखने में तो, लेकिन ये किस तरीके से दिख रहा है फिशर, वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। ये हमने क्या देखा था, ये क्या था अभी जो मैंने आप लोगों के सामने बनाया था, अभी पढ़ाया हमने वेज डैश। ठीक है, वेज डैश में ये प्लेन में था, ये आपकी तरफ था, ये आपसे दूर था। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको देखने का तरीका चेंज करूं, ये देखो ऐसे, अभी जो मैंने ऐसे दिखाया था ये मैंने इस तरीके से कर दिया। ठीक है, अब आप लोग इसको देखिए जरा गौर से, तो आपको क्या दिखाई देगा, एक तो ऐसी लाइन दिखाई देगी और एक आपको इस तरीके से वर्टिकल लाइन दिखाई देगी। ये कैसी हो गई, हॉरिजॉन्टल, ये कैसी हो गई, वर्टिकल। ऐसी दिख रही है ना, हाँ बिल्कुल ऐसी दिख रही है। ठीक है, ये देखिए, जब इसको मैंने ऐसे करके देखा तो कैसा दिख रहा है आपको, ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आप लोगों की तरफ दिखाई दे रही है आपको, टूवर्ड्स द व्यूअर, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये कैसी दिखाई दे रही है आपको, आप लोगों से दूर। तो हम कह सकते हैं ये तो प्लेन है, प्लेन के ऊपर, अबव द प्लेन क्या हो गया, वेज, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है। बिलो द प्लेन क्या है, जो वर्टिकल लाइन है, ये वाली जो आप लोगों से दूर है। तो आप लोगों के माइंड में ये होना चाहिए फिशर को लेकर। ठीक है ना, क्या कहा मैंने, ये दो लाइंस होती हैं इस तरीके से। ठीक है, इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये आप लोगों की तरफ होती है और ये आप लोगों से दूर होती है। किस तरीके से होती है वो मैंने आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करके बताया है कि ये वर्टिकल लाइन है जो कि आप लोगों की तरफ है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो आप लोगों की तरफ है, ये वर्टिकल लाइन है जो आप लोगों से दूर है। ठीक है ना, ये तो बात हो गई समझने की, जो वास्तव में जरूरी था समझना। अब यहाँ पे देखिए, जो हमने बनाया है, ये दो लाइंस बना दी है मैंने। ठीक है, अब इन दो लाइंस के अंदर ये वाला जो है वर्टिकल लाइन, ये कैसी होती है, वर्टिकल लाइन क्या होती है, ग्रुप्स बिलो द प्लेन, मतलब आप लोगों से दूर होंगे। अगर हम चाहें तो इसको ऐसा भी बना के दिखा सकते हैं, लेकिन फिशर जो होता है वो ऐसा ही बना के दिखाया जाता है। लेकिन समझने के लिए आप इसको ऐसा बना के रख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो आप लोगों की तरफ होती है, और ये जो होती है वर्टिकल लाइन ये आप लोगों से दूर होती है। ये तो वेज डैश रिप्रेजेंटेशन ही है। ठीक है ना, जब भी वेज और डैश बनते हैं तो वो वेज डैश रिप्रेजेंटेशन होता है। लेकिन दो क्रॉस लाइंस अगर हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, तो वो क्या होता है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है ना, अब इसके अंदर ये जो दोनों लाइंस जहां पे क्रॉस करती हैं, ये वाला, ये क्या है, एक कार्बन है जो कि कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। अब हम इसकी कहानी पढ़ लेते हैं जो यहाँ लिखी है, रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस लाइंस। क्रॉस लाइन हो रही है ये और ये। सेंटर ऑफ लाइन इज अज्यूम्ड एज कार्बन एटम। ये क्या अज्यूम करना है आपको, ये क्या है, कार्बन एटम है। ठीक है, ये क्या है, कार्बन एटम। ठीक है, ये जो है ये कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखा, जो कि कैसी होती है, ग्रुप्स अबव द प्लेन, मतलब ग्रुप्स कैसे होते हैं, आपकी तरफ। आप ऐसे मान के देख सकते हो, ये सेंटर में एक कार्बन है जिसके आपकी तरफ है, ये टूवर्ड्स द व्यूअर, और ये सेंटर वाले कार्बन से वर्टिकल लाइन आपसे दूर है, ये तो दूर और ये आपकी तरफ। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ और ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। जब भी हम फिशर लिखते हैं, कई बार कोई कंपाउंड का नाम दे दिया जाता है, कई बार कई कंपाउंड का नाम दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इसका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में लिखिए। तो आप लोगों को किस तरीके से वो लिखना है, एक तो वो आना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा उसको हम किस तरीके से रोटेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप लोगों को पता होने चाहिए। तो फिशर को थोड़ा सा हम लोग और पढ़ेंगे, इसके बाद इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ इसके और इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स बताती हूँ। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो होता है फुली इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन होता है। फुली इक्लिप्स्ड का क्या मतलब होता है कि जो भी कोई एक कार्बन है
मतलब हो सकता है एक से ज्यादा कायरल कार्बन हो, तो अगर एक कायरल कार्बन है तो उसके पीछे वाला जो कायरल कार्बन होगा और उसके ऊपर जो ग्रुप्स लगे हुए होंगे वो बिल्कुल जस्ट एक दूसरे के पीछे होंगे, मतलब उनमें 0 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है ना। मतलब वो बिल्कुल जस्ट एक दूसरे के इक्लिप्स और स्टैगर्ड कन्फर्मेशन हम लोग सॉहर्स और न्यूमांस में अच्छे से समझेंगे तो आप लोगों को वर्ड का मतलब और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन ये है कि फुली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। फुली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन होता है। उसके अलावा वर्टिकल लाइन जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को मॉलिक्यूल की, और एट द टॉप पर क्या होता है, मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप होता है। इसको हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए आपके सामने आपको लैक्टिक एसिड बोला जाए कि लैक्टिक एसिड का फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिखिए, तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लैक्टिक एसिड होता क्या है, CH3 CHOH COOH, ये होता है लैक्टिक एसिड। अब हमें इसका क्या करना है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिखना है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि ये क्या है, कायरल कार्बन है जिसके ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो आप लोगों को जब फिशर लिखना है तो फिशर के लिए आप लोगों को बस एक कायरल कार्बन के लिए 2 लाइंस को इस तरीके से लिखना है, ठीक है। अब ये तो हो गया कायरल कार्बन जो कि ये वाला कार्बन है। अब हमें क्या बोला है, वर्टिकल लाइन जो होती है ये वाली, ये जो भी कोई मॉलिक्यूल है उसके अंदर जितने कार्बन की जो चेन है वो रिप्रेजेंट करती है इस वर्टिकल लाइन को। तो यहाँ पे तो टोटल कार्बन ही कितने हैं, 3, 1 2 3, तो 1 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ गया और 3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। जो कायरल कार्बन था वो तो सेंटर में आ गया। अब बचा COOH और CH3। तो जब हम इसको लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे कि जो भी मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप होगा, आप लोगों को पता होगा नॉमेनक्लेचर में आप लोग पढ़ते हैं IUPAC के, जो एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है सबसे ऊपर जो आता है वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला होता है और वो मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, COOH, तो जो मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप होता है वो हम सबसे ऊपर टॉप पे लिखते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया इसको टॉप के ऊपर, ठीक है। उसके बाद में नीचे लास्ट में क्या लिखा जाता है, जो भी कार्बन चेन का लास्ट एंड वाला कार्बन है वो लिखा जाता है। तो यहाँ पे तो CH3 है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया CH3। अगर बीच में और भी कायरल कार्बन आते तो हम इस तरीके से और भी क्रॉस लाइंस लिख देते, ठीक है। अभी हम केवल एक कायरल कार्बन को लेकर समझा रही हूं मैं आपको। तो ये जो वर्टिकल लाइन है ये क्या है, सबसे लंबी कार्बन की चेन होती है जिसके अंदर सबसे मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप को ऊपर ऊपर लिख दिया और लास्ट वाला जो भी कार्बन होगा एंड वाला वो हम यहाँ लिखेंगे। बाकी बचे H और OH, तो वो आप लोग क्योंकि इच्छा है जहां चाहे वहां लगा दे, चाहे तो इस तरफ चाहे तो इस तरफ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मेन जो रूल है वो इस वर्टिकल लाइन के लिए है कि इसके ऊपर क्या आती है, पूरी की पूरी लॉन्ग चेन आती है, ठीक है। मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप ऊपर आता है और नीचे लास्ट में एंड वाला आता है, ओके। तो ये हो गया फिशर को किस तरीके से लिखा जाता है। लैक्टिक एसिड का एग्जांपल देखिए मैंने आपको बता दिया, ये BSc के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए लैक्टिक एसिड होता क्या है और इसका फिशर किस तरीके से लिखा जाता है। अब इसकी मिरर इमेज भी हम बना सकते हैं आप लोग चाहे तो। ये देखिए इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी, COOH, कोई जरूरत नहीं है, मैंने जस्ट ऐसे ही बता दिया है। ये क्या हो गया, इसकी मिरर इमेज हो गई, ठीक है ना। तो ये फिशर से रिलेटेड कि कैसे लिखा जाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स हैं वो भी देख लीजिए। ये देखिए द स्ट्रक्चर, ये मैं आपको बोल के बता देती हूँ कि अगर जो मॉलिक्यूल होता है उसको कभी भी प्लेन से नहीं उठाना है। अगर हम प्लेन से इसको उठाएंगे, कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके सामने ये है, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है। अब ये कहा जा रहा है कि ये प्लेन है, हमें इसको प्लेन से कभी नहीं उठाना है। अगर हमने इसको प्लेन से उठाया, मतलब उठाने का मतलब ये है कि हमने इसको ऐसे रोटेट किया। अगर हमने इसको ऐसे रोटेट किया तो आप देखिए क्या 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 हो गया, मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी आपसे दूर हो गई जबकि वर्टिकल लाइन आप लोगों की तरफ हो गई। तो ऐसा कभी भी नहीं करना है, आपको कभी भी इसको प्लेन से ऐसे नहीं रोटेट करना है। अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो आप इसको केवल प्लेन में ही रोटेट कर सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है ना। कैसे रोटेट कर सकते हैं इसको, ऐसे रोटेट कर सकते हैं। तो जो वर्टिकल लाइन थी वो वर्टिकल ही रही और जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी वो हॉरिजॉन्टल ही रही। जो ग्रुप्स आपकी तरफ थे वो वही रहे और जो वर्टिकल लाइंस पे जो आपसे दूर थे वो ग्रुप्स वही रहे। मतलब जो टूवर्ड्स द व्यूअर वाला हॉरिजॉन्टल लाइन है वो टूवर्ड्स ही रहा, अवे फ्रॉम द व्यूअर वाली जो वर्टिकल लाइन है वो अवे फ्रॉम द व्यूअर ही रही। तो हमें फिशर को अगर रोटेट करना है तो हम उसे प्लेन में तो रोटेट कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन कभी प्लेन से उठा के ऐसे रोटेट
नहीं करेंगे। आ रही बात समझ में? ऐसे इस तरीके से हम इसको रोटेट कभी भी नहीं करेंगे, इस तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन आप लोगों की तरफ हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं करना है। चलिए क्या लिखा है, द स्ट्रक्चर आर नॉट टू बी लिफ्टेड आउट ऑफ द प्लेन, दीज कैन बी रोटेटेड इन द प्लेन थ्रू 180 डिग्री और 360 डिग्री, which keeps the horizontal groups as horizontal and vertical substituents as vertical। ठीक है, बात समझ में आ गई। हॉरिजॉन्टल जो है वो हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स ही रहना चाहिए, वर्टिकल अवे फ्रॉम द व्यूअर ही रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर फिशर के अंदर हम एक बार चेंज करते हैं, किसी दो ग्रुप्स को अगर हम चेंज करते हैं, मतलब वन पेयर हम चेंज करते हैं, मान लीजिए मैंने इन दोनों को, ऐसे नहीं, मान लीजिए मैंने इन दोनों को आपस में चेंज कर दिया। अगर मैंने इन दोनों को चेंज किया तो जो बनेगा वो क्या होगा, दोनों आपस में एनेंटियोमर्स होंगे। इन दोनों में आपस में क्या रिलेशनशिप होगा, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, एनेंटियोमर्स। अभी आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं कि एनेंटियोमर्स है, क्योंकि एनेंटियोमर्स तो मिरर इमेजेस होती हैं, लेकिन जब हम इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो इसका आर आता है तो इसका एस आता है, ठीक है। तो वो हम अभी बाद में सीखेंगे। अगर हम दो बार चेंज कर देते हैं, मान लीजिए मैंने एक बार और इंटरचेंज कर दिया इन दोनों को आपस में, तो अब जो बनेगा वो क्या होगा, आइडेंटिकल। ये वाली और ये वाली स्ट्रक्चर, फर्स्ट एंड थर्ड दोनों आपस में क्या है, आइडेंटिकल है, सेम है। इसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन आएगा इसका भी सेम आएगा। तो ये वाला पॉइंट तो हम बाद में आरएस में भी और डिस्कस कर लेंगे। अभी जो फिशर से रिलेटेड जो पॉइंट्स थे वो इंपॉर्टेंट है समझने। तो यहां तक आपका हो गया है फिशर। अब दो कंफर्मेशन और बचे हैं, उनमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस आपको बनाना आना चाहिए, वो देखते हैं। रिफ्लेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, 2D रिप्रेजेंटेशन होता है, फ्रंट व्यू रिप्रेजेंटेशन होता है। मान लीजिए आपको इथेन लिखना है, ये क्या है, इथेन। इथेन का हम लोगों को न्यूमांस लिखना है, तो ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकेंड कार्बन, ठीक है। एक फर्स्ट कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, सेकेंड कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो मैंने ये फर्स्ट कार्बन बनाया है आपका ये वाला, ठीक है। अब इसके ऊपर ये जो दूसरा कार्बन लगा हुआ है ये जस्ट इसके पीछे होता है, तो ये आपको दिखाई नहीं देता। फर्स्ट कार्बन ही दिखाई देगा, सेकंड कार्बन नहीं दिखाई देगा। फर्स्ट कार्बन को हम इस तरीके से एक डॉट के थ्रू हम दिखाएंगे और इसके पीछे वाला कार्बन हमको नहीं दिखता। तो ये कार्बन इस कार्बन से अटैच है, इस पे 3 क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो उन हाइड्रोजन को मैंने इस तरीके से शो करा। अब इसके जस्ट पीछे वाला जो कार्बन है उस पे भी हाइड्रोजन इस तरीके से लगे हुए होंगे। तो ये क्या हो गया, आपका न्यूमांस प्रोजेक्शन फॉर्मूला हो गया, जिसको ऐसा लगता है जैसे सामने से देख रहे हैं, फ्रंट व्यू रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये हो गया इसका, इस कंफर्मेशन को हम कहते हैं इक्लिप्स्ड। इसके जो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन है ये इस तरीके से होते हैं जिनके बीच में कोई भी एंगल नहीं होता। अगर मैं इस पीछे वाले को 60 डिग्री से रोटेट कर दूं तो ये कैसा दिखाई देगा आपको, इस तरीके से। तो हम क्या कहेंगे इस कंफर्मेशन को, स्टैगर्ड। ये क्या हो गया आपका, स्टैगर्ड। ओके, 100 हर्ट्ज में क्या है, जो ये था आपका, जो आप फ्रंट व्यू रिप्रेजेंटेशन था, अब आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा साइड से देख रहे हैं, तो आपको फर्स्ट कार्बन भी दिखाई देगा और आपको सेकेंड कार्बन भी दिखाई देगा। तो ये 3 डायमेंशनल हो गया और साइड व्यू रिप्रेजेंटेशन हो गया, जिसको हम इस तरीके से दिखते हैं, ठीक है। बस ये आपको पहचानने में आने चाहिए, इसके ज्यादा इससे रिलेटेड ऐसा कुछ और आपसे पूछा नहीं जाता है। ये हो गया आपका इक्लिप्स्ड और ये हो गया आपका स्टैगर्ड। हिंदी में कहते हैं इक्लिप्स्ड को ग्रसित और स्टैगर्ड को कहते हैं सांत्रिक, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को पूरा प्रेजेंटेशन समझा दिया है। होप सो आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।